शालू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा को लेकर उमा भारती ने बड़ा खुलासा किया है। जेल में साध्वी को हद से अधिक प्रताड़ित किया गया। साध्वी प्रज्ञा को पीटने वाला पुलिसकर्मी मेरा गार्ड था। साध्वी पर थप्पड़ मारकर थक जाते थे पुलिसकर्मी। मेरे गार्ड ने साध्वी प्रज्ञा को लेकर कई बातें बताई है। थप्पड़ खा खाकर साध्वी के गाल काले पड़ गए थे। तो उमा भारती ने बड़ा खुलासा किया है। मुझे तो मेरा एक सिक्योरिटी का इंस्पेक्टर, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, विदेश में ट्रेनिंग के लिए गया। विदेश में ट्रेनिंग होती है ना पुलिस वालों की, तो वो गया। तो वहाँ महाराष्ट्र एटीएस का एक इंस्पेक्टर था। तो जिस दिन वो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वो कहने लगा कि ये जो साध्वी हैं प्रज्ञा, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और मैं भी उस ग्रुप में शामिल था। मुझे बहुत दुख होता था। और बोले कई बार मुझे भी थप्पड़ मारने पड़ते थे, अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर मानना पड़ता था। लेकिन वो गजब की महिला है, वो 100 थप्पड़ झेल के भी, इसलिए उसके गाल हमेशा के लिए काले हो गए हैं, वो कभी ठीक नहीं होंगे। तो बोल रहे थे कि हम लोग थक जाते थे तो हम ब्रेक लेते थे 50 थप्पड़ के बाद, और वो महिला सिर्फ ओम का उच्चारण करती थी उस समय पे। मुझे तो मेरा एक सिक्योरिटी का इंस्पेक्टर, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, विदेश में ट्रेनिंग के लिए गया। विदेश में ट्रेनिंग होती है ना पुलिस वालों की, तो वो गया। तो मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश थी ये, देश के हिंदू समाज को बदनाम करने की और इस बहाने से तुष्टीकरण की राजनीति करने की। और जो लोग ये साजिश रच रहे थे, उन्हें ये ध्यान नहीं था कि इससे देश की बदनामी पूरी दुनिया में होगी। उन्हें देश का ख्याल ही नहीं था, उनकी नज़र कुर्सी पे थी। और ऐसी स्थितियों में उनको कुछ शिकार मिल गए जो आसान थे। और इसमें कर्नल प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा और भी ऐसे अन्य नाम हैं, इन लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया है। मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश थी ये, देश के हिंदू समाज को बदनाम करने की और इस बहाने से तुष्टीकरण की राजनीति करने की। और जो लोग ये साजिश रच रहे थे, उन्हें ये ध्यान नहीं था कि इससे देश की बदनामी पूरी दुनिया में होगी। उन्हें देश का ख्याल ही। और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ चुकी है। सुचित्रा, क्योंकि अभी उमा भारती ने बड़ा खुलासा किया है साध्वी प्रज्ञा को लेकर। बिल्कुल, देखिए साध्वी प्रज्ञा के बारे में अगर हमें जानना है और हमें ये सोचना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 2008 में मालेगांव का ब्लास्ट होता है जिसमें 6 लोगों की मौत होती है, 100 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। और साध्वी प्रज्ञा पे इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लग जाता है क्योंकि उनकी बाइक, जिसको बताया जाता है कि ये साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी जिसमें वो जो एक्सप्लोजन था वो रखा गया था, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी होती है। नासिक जेल में वो बंद रहती हैं और उसके बाद उनकी प्रताड़ना की कहानियाँ जो है वो जग जाहिर है। उसी का नतीजा है कि आज भी हम साध्वी प्रज्ञा को जब देखते हैं तो वो ठीक से चल नहीं पाती और कभी कभी उन्हें व्हीलचेयर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जिस तरीके से पूरी प्रताड़ना हमने देखी है, ये चीज़ जो अब निकलकर उमा भारती ने ये खुलासा किया है, इसके बारे में साध्वी प्रज्ञा से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने बहुत कम बताया था। लेकिन ज़रा वो मंजर समझिए निशा, और जो हमारे दर्शक समझ रहे हैं, हर घंटे 100 थप्पड़ मारना, किसी को इतना प्रताड़ित करना कि वो सन्न पड़ जाए, उल्टा लटका कर मारना, यहाँ तक कि हाथ को गर्म पानी और नमक पानी में डालकर उनके हाथों को डुबोया जाता था। इसकी वजह से उनके हाथ में पस पड़ जाते थे, गंदी गंदियाँ गालियाँ दी जाती थी। और जब साध्वी प्रज्ञा बरी हुई उसके बाद उन्होंने जब बताया, पूरा वो मंजर बताया, तो कहीं ना कहीं देश के लोग सन्न हो गए। 6 लोगों को अभी 31 जुलाई का ही वो समय था जब 7 लोगों को इस पूरे मामले पर बरी किया गया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी शामिल थी। इसको लेकर उमा भारती ने खुलासा करते हुए बताया कि जो उनके गार्ड थे वो पुलिसकर्मी थे उसी दौरान, और वो जब वहाँ पर थे तब उन्होंने ही ये पूरी बात की जानकारी अब साझा की है कि साध्वी प्रज्ञा को हर घंटे 100 थप्पड़ मारे जाते थे, जिसमें वो भी शामिल थे। हालांकि उमा भारती ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन ज़रा समझिए कि किस तरीके से उमा भारती ने ये जो पूरा खुलासा किया है, कहीं ना कहीं ये बहुत हलचल बढ़ाने वाला है। सबसे पहले जब साध्वी प्रज्ञा बरी हुई थी तभी उन्होंने एक बयान दिया था कि जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था तब हिंदू आतंकवाद का एक नया शब्द इजाद हुआ था। इसको लेकर तमाम जितने बड़े नेता थे, जितने विपक्षी नेता थे, अगर हम महाराष्ट्र के लोगों की बात कर ले जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, इन सभी का नाम सामने आया। और इस बीच ये भी सामने आया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नाम फंसाने की और साथ ही कई ऐसे नेता थे
जिनमें मोहन भागवत भी शामिल थे, उनको फंसाने की और उनके खिलाफ बयानबाजी करने के लिए उनको उकसाया जाता था। उनको प्रताड़ित ही इसलिए किया जाता था ताकि वो तमाम जो हिंदू बड़े नेता हैं उनका नाम ले। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिर्फ ओम का जाप करती थी। प्रताड़ित उनको खूब किया जाता था। इतना ही नहीं, खाने नहीं दिया जाता था, पानी पीने को नहीं दिया जाता था, और भी बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद जब आज 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा इस पूरे मामले पर बरी हो गई हैं, तो इसके आगे क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि बिना किसी जुर्म के अगर किसी को इतने सालों तक मारा पीटा जाता है, बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब एनआईए किस तरीके से इसको लेगा, क्योंकि एनआईए इस पूरी घटना की जांच कर रहा था, और इस जांच के बाद साध्वी प्रज्ञा सहित 7 लोगों को बरी तो कर दिया गया है निशा। और जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं उनके लिए भी जानना ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जिस वक्त जेल में थी, नासिक जेल में थी, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी, और जब वो जेल से बेल पर आई भी थी तब वो काफ़ी लंबे समय तक बेड पर थी। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसा विवाद जिनका उनमें कोई हाथ नहीं था, इसकी वजह से उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि आज भी साध्वी प्रज्ञा ठीक से चल नहीं पाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुचित्रा सही कहा। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी साध्वी प्रज्ञा को जिस तरीके से यातनाएं दी गई, उसकी स्टोरी जो है, दर्दनाक कहानी जो है उमा भारती ने बताई, पूर्व मुख्यमंत्री ने, क्योंकि वाकई ये जो यातनाएं दी गई थी उसका असर उनके शरीर पर भी देखने को मिला। तो देखिए वो चीज़ जो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी देखते हैं कि अगर हम कोई गलती नहीं करते, उसका इल्ज़ाम अगर हमारे सिर आता है तो कहीं ना कहीं हम बहुत विचलित हो जाते हैं। और साध्वी प्रज्ञा के उनके ऊपर ब्लास्ट जैसा इल्ज़ाम था, और उसके बाद बिना किसी सबूत के, बिना इल्ज़ाम को कंफर्म किए उनके ऊपर इतनी प्रताड़नाएं उनको दी गई, उनको इतनी यातनाएं दी गई कि शायद आज भी अगर वो कहानी हम सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाएंगी। एक महिला, उनको पुलिस जो पुरुष थे, पुलिस कर्मी थे, वो पीटा करते थे, उनके कपड़े उतार किया करते थे, उनको उल्टा लटकाकर उन्हें पीटा जाता था, हर घंटे 100 थप्पड़ मार दिया जाता था, खाने को नहीं देना, पीने को नहीं देना। अगर कोई अपराधी जेल में भी है, उसके साथ भी ऐसी प्रताड़ना नहीं की जा सकती। हमारे संविधान में ये है ही नहीं कि आप एक अपराधी जो आपके जेल में बंद है, किसी अपराध के मामले में वो बंद है, तो आप उसको इस कदर प्रताड़ित कीजिए कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाए, उसका खाना पीना दूभर हो जाए। तो इन सारी चीज़ों पर सवाल कहीं ना कहीं उठते ही हैं। और जब ये 7 आरोपी बरी हुए तो इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया। उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस पर भी बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन अब सवाल निशा यही उठता है कि इन इल्ज़ामों के बाद, क्योंकि ये 7 आरोपी जिस तरीके से अपने प्रताड़ना की, अपनी यातना की कहानी सुना रहे हैं, इसके बाद आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आज उमा भारती ने जो ये खुलासा किया है, कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने वाली और ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है साध्वी प्रज्ञा की, जो आज उन्होंने बयां की है। बिल्कुल, लेकिन सुचित्रा, यहाँ पर ये बात भी तो है ना कि न्यायालय ने उनके जो दावे थे उनको अस्वीकार कर दिया था, और अभी उमा भारती ने जो बड़ा खुलासा किया, वाकई में ये दर्दनाक कहानी जो है इसके पीछे, मालेगांव केस के पीछे किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा